अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द न्यूज़ रूम। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, न्यूज़ रूम के आगाज़ में सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे, जहां पर हर रोज़ एक नई मुलाकात, बातचीत, जोड़ तोड़ और हिकमत अमली हमें नज़र आ रही है। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और इससे पहले की हलचल आजकल हमें देखने को मिल रही है। नवाज शरीफ साहब और मौलाना की मुलाकात के हवाले से आज के न्यूज़ रूम में बात होगी। ये मुलाकात सियासी मंजरनामे पर क्या असर डालेगी और क्या कुछ फैसले इस मुलाकात में हो सकते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची में क्या सियासी हालात हैं वो भी समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, जहां गैर कानूनी तरीके से गुर्दे निकालने वाला एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है। ये मामला क्या है और ये गिरोह किस तरह से कार्रवाई करता था, ये भी आपको बताएंगे। मुल्क की मौशी सूरत हाल क्या कह रही है, इस पर भी बात होगी। गजा में होने वाली इसराइली बर्बरियत से भी आपको आगाह करेंगे। कुछ दीगर इश्यूज पे भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले साइफर केस में होने वाली एक अहम पेशरफ्त आपको बताते हैं। साइफर केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। साबिक चेयरमैन PTI पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई है। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म लगाया जाएगा। साइफर केस की अडयाला जेल में समात, मुल्जिमान में चालान की कॉपियां तकसीम की गईं, जबकि खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समात की है। मुल्जिमों के वकला, अहले खाना और मीडिया के नुमाइंदे कमरा अदालत में मौजूद रहे। साइफर केस फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। आदिल सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समात का अहवाल जान लेते हैं। आदिल, बताइएगा इस समात के हवाले से 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आदिल से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। साइफर केस की समात के हवाले से हम डिटेल्स जानेंगे। इस समात में फैसला हुआ है कि 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साइफर केस से मुतालिक ये एक लेटेस्ट अपडेट है, जिसके हवाले से हम आदिल से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिल से जानेंगे कि दौरान समात क्या हुआ। बताया जा रहा है कि मीडिया नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके साथ साथ समात में फैसला हुआ है कि फर्द जुर्म अब आयद कर दी जाएगी 12 दिसंबर को। आदिल, आवाज़ आ रही है तो डिटेल्स बताइएगा समात की। देखिए, आज साइफर केस की समाअत जो है अडयाला जेल में हुई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। FIA प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो भी अदालत में पेश हुए। जो साबिक चेयरमैन हैं उनके अहले खाना भी अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी भी पेश हुई और साथ ही साबिक चेयरमैन की जो बहनें हैं वो भी अदालत में पेश हुई। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी की फैमिली जो है वो भी अदालत में पेश हुई। आज मुख्तसर समाअत हुई और चलान की नकूल जो हैं वो दोनों मुल्जिमान साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी दोनों में तकसीम की गई हैं और कहा गया है कि आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। आइंदा समाअत जो है 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज जो सहाफ़ी हैं उनको भी कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई है। गुज़िश्ता समाअत पर 3 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई थी, ताहम आज उनकी तादाद बढ़ाकर 9 की गई और 9 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में जाने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा कुछ जो अवाम है उनमें से भी 15 लोग जो हैं शहरी जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारी आज की समाअत हुई, जिसके बाद अब समाअत जो है 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और कहा गया है कि फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। ठीक है, समाअत भी 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है और फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल सईद अब्बासी, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में आम इंतखाबात की बात करते हैं, जिनकी गूंज है। मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों जमातों के वफूद भी इसमें शरीक। मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर भी गौर किया गया। सूबों में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियाँ भी बनाने से मुतालिक गुफ्तगू हुई, जबकि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में 1-on-1 मुलाकात भी तय है। एक वो मुलाकात जिसमें वफूद भी शरीक था और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें भी कुछ अहम बातें हुई हैं, अहम चीज़ों पे डिस्कशन हुई हैं और इसके साथ साथ अब देखना ये है कि 1-on-1 मुलाकात में क्या बात होती है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। राजा परवेज़ अशरफ वज़ीराबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन जो बुनियादी हक जिसकी वजह से आप इकट्ठे हुए, मैं आपसे हम कलाम हूं,
या किसी और जगह पर किसी कोई दूसरा शख्स लोगों से हम कलाम होगा, हर जमात वोटर से हम कलाम होगी। इसका हक पाकिस्तान के अवाम को कब मिला, उस तारीख पर भी नजर रखनी चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि 1970 में पाकिस्तान की आबादी कितनी थी? 10 करोड़। मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान मिलाकर टोटल आबादी जो थी वो 10 करोड़। वोट देने का हक कितने लोगों को था? 80,000। 40,000 मगरबी पाकिस्तान और 40,000 मशरकी पाकिस्तान, सिर्फ 80,000। और 9 करोड़ 99 लाख 20,000 लोगों का सियासत से कोई तल्लक वास्ता नहीं था। कोई इन लोगों को पूछता ही नहीं था, कोई उनके घर आता ही नहीं था, उनके पास वोट की पर्ची नहीं आती थी और कारोबार सल्तनत में उनका कोई लेना देना नहीं था। ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे जिन्होंने कहा गरीब हो, अमीर हो, कारखानेदार हो, मजदूर हो, जागीरदार हो या किसान हो, सबकी वोट बराबर और हर एक को वोट का हक मिला। आज ये जो जितनी जमातें हिस्सा ले रही हैं सियासत में, ये जितने लोग वोट देने जाएंगे वो किसके मरहूने मिन्नत है? वो जनाब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं दूसरे किसी कारनामे में नहीं जाऊंगा, बेशुमार कारनामे हैं, आप सब जानते हैं। अब ये है कि हर आदमी, हर लीडर, हर जमात जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्ला मैं ही मैं, बाकी सारे कुछ भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी अवामी कुव्वत है, ताकत है, हर जगह मौजूद है, हर घर में मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद। हर नुक्कड़ में आप खड़े होकर आवाज दें तो पीपल्स पार्टी का जवाब आपको आएगा। और गुजरांवाला डिवीजन, जिसकी एक तारीख, जिसने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बढ़ चढ़कर साथ, इसी के करीब में सियालकोट वो जगह है जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जेलों में थे, लोगों ने उनको देखा नहीं था, लेकिन उनको तारीखी कामयाबियां मिली। गुजरांवाला से हमेशा पीपल्स पार्टी के लिए खुदा के फजल से अच्छी आवाज निकली। बड़े सीनियर साथी यहां मेरे साथ मौजूद जो 12 MP MNA बने। तो पहली बात तो यह है गुजरांवाला के अजीम साथियों, गुजरांवाला डिवीजन के अजीम साथियों, कि ये जो परसेप्शन बनाई जाती है ना, राजा परवेज़ अशरफ वज़ीराबाद में गुफ्तगू कर रहे थे, स्पीकर कौमी असम्बली। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाज़ा की, हर पाकिस्तानी अपने ज़मीर का इस्तेमाल करे, अवाम को इंतखाबात के मकासद को समझ कर वोट देना होगा। उनकी जानिब से कहा गया है, जिस तरह से हम इससे पहले बात कर रहे थे कि इंतखाबात से पहले हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें हमें ऑन फुट नज़र आ रही हैं, ऑन ग्राउंड नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, अपने अपने तरीके से अब वो वोटर्स को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ऐसे में कहा है कि मौलाना फजल रहमान से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है, पूरी तरह से इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकालेगी। उनकी गुफ्तगू सुनिए। रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। मुस्लिम लीग नून जो कि आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ है, पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का आज दूसरा इजलास भी हुआ, जिसकी सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने की। रावलपिंडी डिवीज़न के चारों अजला अटक, रावलपिंडी और चकवाल और जेहलम के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 126 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 11 जबकि पंजाब असम्बली की 23 नशस्तें हैं। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में बनाए गए सब पार्लिमानी बोर्ड की टिकटों की सिफारिशात पर भी गौर किया जाएगा। तो मुस्लिम लीग नून जिसका आज दूसरा इस सिलसिले में इजलास हुआ है,
मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम नामजदगियां भी कर ली हैं। इख्तियार वली खान को खैबर पख्तूनख्वा का यूथ कोऑर्डिनेटर नामजद कर दिया गया है, जबकि बैरिस्टर जैदुल्ला खान को MSF खैबर पख्तूनख्वा का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जानिब से 2 अलग अलग नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में ये 2 अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 अहम नामजदगियाँ मुस्लिम लीग नून ने कर दी हैं। इन नामजदगियों के हवाले से ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात जान लेते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा, आज बाकायदा तौर पे ये जो 2 नामजदगियाँ हुई हैं, मरियम नवाज ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है मरियम औरंगज़ेब जो है चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यूथ कोऑर्डिनेटर्स को के जो नोटिफिकेशन जारी किए गए, इसका मकसद यही है कि तमाम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हल्के हैं वहाँ पर तमाम इलाकों में, तमाम बड़े शहरों में, तमाम ख़ासतौर पर कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में ये यूथ कोऑर्डिनेटर्स, पहले दीगर जो है हल्कों में भी यूथ कोऑर्डिनेटर्स जो है मुकर्रर किए गए ताकि यूथ को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव किया जा सके। और यूथ वर्कर कन्वेंशन जो है वो भी जो यूथ विंग का जो वर्कर कन्वेंशन है वो भी मुनक्कद करवाया जा सके। आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काफ़ी जो है क़यादत की जानब से चारों सूबों में जो है वो दौरों का भी जो है वो ऐलानात जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे दौरों के भी ऐलानात किए जा रहे हैं। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ज़ुहैब, आज कहाँ मुलाकात हुई है मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान? वफूद भी इसमें शरीक था। अब बताया जा रहा है कि 1-on-1 मुलाकात भी होगी। राना सनाउल्लाह साहब सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी बात करें, तो मुलाकात का अहवाल भी हमें ज़रा बताइए, क्या हुआ इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो वफद था, उस वफद के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर सीनियर जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इस मुलाकात में शरीक हुए थे। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने जो है अलग से मुलाकात भी की। तमाम मुलाकात के बाद फजलुर रहमान यहाँ से रवाना हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान जो है JUI जो है, इनके दरमियान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है न सिर्फ पंजाब बल्कि सिंध, KPK और बलोचिस्तान में जो है वो सीट एडजस्टमेंट के मामलात भी ज़ेरे बहस आए हैं। उसके साथ साथ आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का JUI के साथ दीगर जो सियासी अमूर हैं, सियासी हिकमत अमली है, उसके बारे में भी अमूर जो है वो ज़ेरे बहस लाए गए हैं। ये मुलाकात जो है तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रही। उसके बाद आधा घंटा जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ का जो है अलग 1-to-1 भी मुलाकात करके गए। ताहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और फजलुर रहमान जो है और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो मरकजी सेक्रेटेरिएट से मुलाकातों के बाद रवाना हो चुकी है। जी अच्छा ज़ुहैब, ये भी बताएगा, राना सनाउल्लाह ने बाद में गुफ्तगू की है, वो कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है। इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं? क्या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से पहले भी कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और सीनियर रहनुमा जो है उनके कह चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सीट एडजस्टमेंट दीगर सूबों में जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कम हैं या जो मजबूत उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। आज की भी इस मुलाकात में राना सलाह जो ये मुलाकात हुई, इसमें जो ख़ासतौर पर बलोचिस्तान, सिंध और KPK के वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने उम्मीदवार खड़ी नहीं कर या अपने उम्मीदवारों का ज़्यादा वोटिंग नहीं है, वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट के जो है वो पहले भी जो है इम्कानात जो है वो बताए गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानब से। इस सिलसिले में आज मौलाना से भी मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून तो बहुत मुतहरिक नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ये कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हर जगह से भरपूर मुकाबला करेगी। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात से भागती हुई नजर आ रही है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। सिंध हुकूमत में जो हुकूमत आई वो निगरान नहीं। तमाम मामला सिंध के साबिक वुज़रा देख रहे हैं। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो बहरानों में मजीद इजाफा होगा। सुनिए क्या कहना है।
हुकूमत का मैं इंतजार, हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, उस पार्टी के मफादात की निगरां नजर आती है। निगरां हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ये कहते हैं कि MQM हमेशा दीगर जमातों के हाथों इस्तेमाल हुई है। नून लीग MQM को इस्तेमाल करना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के आने से MQM का वोट बैंक जो बचा था वो भी तबाह हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ा कमाल की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। MQM हमेशा हुई है बहुत सारी जमातों के हाथों। आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून MQM को इस्तेमाल करना चाहती है कि इस वक्त बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है। मुस्तफ़ा कमाल के आने से मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता इसलिए कि ये बची खुची MQM है, वो भी फारिग हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि एक पार्टी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। बड़े वसूख से कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। बाकी पार्टियां अवाम में आना चाहती हैं क्योंकि उनसे सवाल होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी को किसने ठेका दिया? कह रहे हैं कि वो सिंध के असल वारिस हैं। सिंध के वारिस सिंध के लोग हैं, चाहे वो कोई भी जबान बोलते हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि जल्दबाजी ना करें, लोग मौशी तौर पर परेशान हैं। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर सब मुत्तफिक हों। इलेक्शन तो एक और इलेक्शन कुछ दिन डिले हो भी जाता है तो मुझे नहीं पता आईन इसकी कितनी इजाज़त देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है इस शहर कराची का। उसके साथ साथ सेंसस कंप्लीट हुआ, उसको किस तरीके से इस नए इलेक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इलेक्शन वो हो जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो, जल्दबाजी ना की जाए। लोग माशी बहरान का शिकार हैं इस मुल्क में। आवाम का वोट तरक्की की जमानत है। आजमूदा सियासतदानों को दोबारा मौका मत दी जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेशावर में कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। मौरूसी सियासत का खात्मा करेंगे और ये खेल मजीद नहीं चलेगा। उम्मीद थी कि PDM की हुकूमत सूद का खात्मा करेगी, मगर वो इसमें नाकाम रही। आगे बढ़ते हैं। एक जानिब इंतखाबात जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं उसकी तमाम तर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, तो दूसरी जानिब वजारत ख़जाना आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम देने में नाकाम हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आगाह करने का फैसला। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार हैं। तो वजारत ख़जाना आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम देने में नाकाम हो गया है और इस सिलसिले में अब निगरान वज़ीर आज़म को आगाह भी कर दिया गया है। सेक्रेटरी ख़जाना ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को रकम की फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी ख़जाना की मुलाकात हुई। फ़ंड्स रिलीज़ करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत ख़जाना की जानिब से अब तक 10 अरब रुपए मुहैया किए गए हैं। बाकी रकम की फराहमी बगैर किसी माकूल जवाज़ के तातुल का शिकार है। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्ला बोसाल ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जितने फंड्स दरकार होंगे 1-2 रोज़ में फराहम कर दिए जाएंगे। क्या कहते हैं वो सुनते हैं। कब तक फंड रिलीज कर रहे हैं? हम रिलीज कर देंगे सर 17 अरब मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले। सर कितने देंगे? सर 2 दिन में कर देंगे सर। जो देगा सर कितने टोटल वो जो जितनी उनकी नीड होगी। कब तक करेंगे सर? 2 दिन। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी लेटेस्ट अब ये था कि वजारत ख़जाना ने कहा है कि आम इंतखाबात के लिए जो मुख्तस रकम है वो नहीं मिल रही है। ऐसे में अब निगरान वज़ीर आज़म को आगाह भी कर दिया है
और अब ये मामला जो है वो सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि तमाम तर जो र्यूमर्स थी इंतखाबात के डिले की कि इंतखाबात पोस्टपोन होंगे, इलेक्शन कमीशन उसकी पहले ही तरदीद कर चुका है और तमाम तर तैयारियां उनकी सिलसिले में जारी हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें भी खासी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं, आम इंतखाबात के हवाले से मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इसलिए हमने आपको बताया कि आज एक अहम मुलाकात भी हुई है मौलाना, और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब उस मुलाकात में मौजूद थे और उनका वफ़द भी इस मुलाकात में शरीक था, और अब एक 1-on-1 मुलाकात भी होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ रूम में। अब हम बात करेंगे मईशत के हवाले से, लेकिन उससे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिसमें इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। पीटीआई को आइन के मुताबिक ना चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के नाम वीडियो पैगाम जारी किया है कि जाली इलेक्शन की वजह से पीटीआई मजीद खतरात से दोचार होगी। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। ये बुनियादी चीजें, बुनियादी तकाजे किसी भी वो पूरे ही नहीं किए गए और एक इलेक्शन का नाटक रचाया गया। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि फिल फॉर इस इलेक्शन को, इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया, इसको कलअदम करार दें और फौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। आगे बढ़ते हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम, जुल्फ़ी बुखारी और फरा गोगी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं मलिक रियाज, अली रियाज, जिनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जुल्फ़ी बुखारी और फरा गोगी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के बयानिए पर जोरदार नारा लगाने वाले और सजा भुगतने वाले निहाल हाशमी को भी पार्टी ने क्यों नज़रअंदाज कर दिया? सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करने वाली मुस्लिम लीग नून मेयर कराची के हिस्से में गए, अपने वोट कब वापस लेगी? निहाल हाशमी से उबैदुल्ला सिद्दीकी ने गुफ्तगू की है, आइए हम आपको वो सुनवाते हैं। उनकी सियासत में एक नाम और यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से अपनी मोहब्बत का इजहार करने और उसकी पादाश में मुख्तलिफ़ मामलात से गुजरने वाले पाकिस्तान के साबिक़ा सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर आपकी जो क़यादत से मोहब्बत है वो वालिहाना है और होनी भी चाहिए, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है कि आप आ रहे हैं और लाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको अर्ज़ करूं, इंटरनेशनली इस बात को अपहोल्ड किया गया। Once you are a senator, you are always senator, not your current or your ex. आपके परमिशन के साथ ये मैं बात की नहीं, हम लाए नहीं जा रहे हैं। ये अल्लाह जानता है कि कौन आएगा, और उसके बाद अल्लाह को अगर मंजूर हुआ और पाकिस्तान के अवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की माजी की कारकर्दगी देखते हुए, उनके सब्र इस्तकामत को देखते हुए अगर उसे वोट देते हैं तो फिर ये लाए नहीं जा रहे। ये अवाम फोर्स कर रही है हमें कि आप आएँ, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुतवातिर सिलसिला है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कभी भी अपने मुखालफिन को तू तड़ा, गालियाँ गलोज, धमकियाँ नहीं दी। जब भी बात की उसूल की बात की, जब भी बात की सबको साथ लेके चलने की बात की, किसी को मिटा देने की बात नहीं की, किसी को फना करने की बात नहीं की, सबको साथ लेके चले। ये साझा पाकिस्तान है। आज हर पाकिस्तानी वही आवाज़ उठा रहा है, वही बात कर रहा है जो मैं करता था। आप तो वो मुझे क्यों निकाला और बाकी चीज़ों की लाइन को ही टो कर रहे थे। फिर यानी वही नज़रिया था, उसकी रिफ्लेक्शन थी, उसके गम गुस्से का इजहार था। फिर पार्टी क़यादत ने उस नज़रिए को छोड़ने से बहुत पहले आप जैसे कारकुनों को या आप जैसे मुहिब्बीन को क्यों अपने से राइट लेफ्ट कर दिया? देखिए, परवेज़ रशीद ही सिर्फ क्यों है, बाकी लोग क्यों नहीं हैं साथ उस तरह से? देखिए, बात सारी ये है कि पार्टी में भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, पार्टी की ब्यूरोक्रेसी काम कर जाती है, और पार्टी में भी आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं। बाज़ लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। कुछ लोग इस उम्मीद में होते हैं कि जिस जगह ये मनसब पे फायज़ है मैं वहाँ पे फायज़ हो जाऊँ, इसको गिराऊँ और मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ।
मगर मैं कभी किसी को दुश्मन नहीं समझा। मैंने हमेशा अपना एहतसाब किया कि मेरे में कमी और कोताही होगी और हर चीज़ को मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया कि मैं वकालत ना कर सकूँ, मैं जेल चला गया, मुझ पर फ़ाइन हुए, नाअहल कर दिया गया, सब चीज़ आज ख़त्म हो गया। आज मैं अहल भी हूँ, मेरे लाइसेंस भी बहाल है, मैं अपने दफ्तर में बहुत अच्छी वकालत भी कर रहा हूँ, रात गए तक दफ्तर में काम भी होता रहता है, अच्छा सेहतमंद भी हूँ। और आज जो गुमनामी में है, आज मेरे करोड़ों लाखों नहीं, चंद तो चाहने वाले हैं, सच मानने वाले हैं मुझे। जिन लोगों ने मुझे रुस्वा करने की ठानी थी, आज वो रुस्वाई में भी नहीं है, कोने खुतरे में भी नहीं मिलते हैं। वो और उनके अहबाब शर्मिंदा हैं अपने अमल से, जब वो समझ रहे थे कि मैं ताकतवर हूँ। ताकतवर तो मेरे अल्लाह की है, ताकत अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। आज वो आके बताए ना। लेकिन उन ताकतवरों ने जो आपके साथ करना था वो तो कर दिया, लेकिन आपकी पार्टी क्या नुकसान, कुछ भी नहीं कर सके। चलें, पार्टी क़यादत ने आप जैसे कारकुन के होते हुए, जब अभी हाल ही में मुस्लिम लीग नून सिंध में एक शख्स को सदर का ओहदा दिया, तो फिर मैं आपकी इजाज़त से ये कह देता हूँ कि ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे पंजाब में 2018 में एक वज़ीर आला आया था अचानक से, कुछ कमोबेश ऐसा मॉडल तो नहीं है? नहीं, देखिए, कल को आप अगर मेरे पार्टी की क़यादत आपको सदर बना दे, मैं आप यकीन जाने मैं आपका इतना ही ताबेदार रहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि डिसिप्लिन के बगैर कौमें आगे नहीं बढ़ती हैं। अल्लाह ने सबको बड़े बहुत सारी सलाहियतें, और तो मैं हर के साथ चलने को तैयार हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई बशीर साहब की इसमें कि रिवायती जो वडेरा हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनसे हट के एक वर्किंग क्लास के आदमी को बनाया गया। दैट्स ए वेरी गुड थिंग, वेरी गुड साइन, और सबको मिलना चाहिए। अच्छा, आपने कहा एक वर्किंग क्लास से एक बंदा आया है, मुस्लिम लीग नून के मामलात को सिंध में देख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून सिंध में किस हद तक मौजूद है ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं, और वो वोट में रिफ्लेक्शन है। और वोट बैंक शायद हमारा सबसे ज़्यादा मौसर वोट बैंक है। उसकी वजह क्या है, हम नॉन वायलेंट पार्टी हैं, हम किरदार वाले पार्टी हैं, हम डिलीवर करने वाले पार्टी हैं, हम भत्ता चंदा नहीं लेते हैं, हम रिश्वत नहीं लेते। जिन पे आप भत्ते का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो आपके साथ हम आगे बैठ सुन गए लेना, जो हुकूमत में हम भत्ता चंदा नहीं लेते हैं, हम नाजायज़ सिस्टम नहीं चलाते, हम लोगों को पनाह देते हैं, इज़्ज़त से पेश आते हैं, हम लोगों को गद्दार नहीं कहते हैं, और हम समझते हैं सबको जीने का उतना ही हक़ है जितना मुझे है। तो इसलिए हमें लोग वोट देंगे। और फिर नवाज शरीफ से लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी वजह क्या है, कराची का मेट्रो बस, उस कमेटी में मिफ्ता भी था, मैं था, खालिद मुमताज़ थे। मैंने फरमाइश की थी कि सर हमें मेट्रो दे। कराची से हैदराबाद मोटरवे को जिस भी कंडीशन में अपग्रेड किया गया, कराची में बिजली घर बनाया गया, कराची के एटमी पावर हाउस को इन्हांस किया गया, कराची में K4 दिया गया, C3 दिया गया, नॉर्थ नाज़राबाद में जितनी भी नई पुल बनी है, हालांकि ये बल्दियाती काम था, लोकल गवर्नमेंट का काम था। एक कंपनी हमने बनाई, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के नाम से, ताकि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। हमें खतरा था जो सिस्टम के लोग हैं वो फंड खा जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में डिलीवर नहीं किया हाशमी साहब? बिल्कुल नहीं, ज़ीरो। 16 महीने उनके साथ क्यों बैठे? जी, हम नहीं बैठे, वो हमारे साथ बैठे। आप उन्हें मना कर देते, आप हमारे साथ नहीं, वो बस पे लटक गए थे। वो बस की सवारियां किसने पूरी की थी? उन्होंने की ना, वो लटक गया, सब लटक गया। हमने जब ड्राइविंग सीट पे आया तो हमने देखा कि हर खिड़की, हर दरवाजे पे दूसरे लटके हुए, ना पैसेंजर आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं, तो मुल्क रुक गया वहीं पे। अभी भी कराची में जो मेयर है वो आपके वोटों पे चल रहा है, वो कब वापस लेना है? अब देखिए कितने दिन तक चलता है, इस पे हम गौर खौज कर रहे हैं वैसे सीरियसली। अच्छा, हाँ, यानी मेयर कराची के लिए आप एक सीरियस थ्रेट छोड़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, 100%। अभी आपने कहा भत्ता नहीं लेते, चंदा नहीं लेते, तो भत्ता पाकिस्तान में हमें पता है एक ही तरफ इशारा होता है, तो वो तो किसी के लिए नफीस लोग थे और आपके लिए वो यकीनी तौर पर वक्त से पहले आपके पास आ भी गए। देखिए, अगर कोई हमारे साथ रह करके गलत आप भी भत्ता लेते हैं? देखिए, कोई गलत काम करेगा तो हम उसकी इस्लाह करेंगे, और अगर इस्लाह नाकाबिल इस्लाह हो, आपको याद होगा 1997-8 मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी हुकूमत गिरा दी थी हकीम सईद साहब के मौके पे, तो हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कितनी सीट्स ऐसी हैं जहां हम समझते हैं, हम इसको कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस कराची और मजमूई तौर पर सिंध कामयाब होगी? कराची में हम ज़िला मलिर के तकरीबन सारे सीट पे बहुत मजबूती से कंटेस्ट कर रहे हैं। 60% ज़्यादा हम सीट गेन कर लेंगे, वहाँ पे रिटर्न कर लेंगे हम। अच्छा जी, अगर कोई धांधली ना किया गया। अब भी धांधली होगी? हाँ, अब भी जो बैठे हुए हैं वो सिस्टम के लोग बैठे हुए हैं। 75% सीट हमारी है। 75%। लियारी डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी हम 50% पे खड़े हैं, उससे ज़्यादा पोजीशन है हमारी। लियारी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है।
उसके बाद जो हमारे गुजराती स्पीकिंग भाइयों का इलाका है, सदर है या फिर होती कम्युनिटी के जो जुबली सरमा के आगे पीछे लोग हैं, मियां नवाज शरीफ को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो ये सारा वोट तो एमक्यूएम को देना पड़ेगा। नहीं, हमने सीट एडजस्टमेंट में अब तक जो है हमने खासा बड़ा चंक हमारे पास है और इसी तरह से वो 18 सीटें अपनी बताते हैं। नहीं, वो जो भी बताए हम भी अपनी बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा हाशमी साहब, देखिए ग्राउंड रियलिटी सबसे थोड़ा थोड़ा वादा हो गया हो? नहीं, ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊं सुनील शाह साहब, कोई पार्टी 5 सीट 12 सीट 13 सीट 15 सीट 25 सीट भी ले ले, ये सारे डब्बे हैं, सारे डब्बे हैं ट्रेन के। इंजन हम है, इंजन मोहम्मद नवाज शरीफ है, इंजन का ड्राइवर मोहम्मद नवाज शरीफ है। तो कौम को मैं कहना चाहता हूँ कि डब्बों को वोट ना दे, इंजन को वोट दे, ताकि हम। लोग कह रहे हैं कि शुरू में इंजन नवाज शरीफ होंगे और कुछ अरसे बाद वो मैसेज दे के पैगाम दे के शायद इंजन बदली हो जाएगा। मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो लोग बाद लोग खड़े हो गए, क्यों खड़े हो गए? आप वजीर आजम बनाएंगे, अगर आपका वजीर आजम नहीं बन रहा है तो फिर आप ना खड़े हो ना। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वोट देंगे और वजीर आजम शहबाज शरीफ बन जाएंगे। ये कौल वक्त कोई भी बात करना, हमारे जो ब्रांड है वो नवाज शरीफ। चलें देखते हैं 8 फरवरी को लोग आपके हिस्से में कितना वोट डालते हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके। उबैदुल्ला सिद्दीकी मेरे को एंकर निहाल हाशमी के साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर ली है। सिंध असम्बली की बात करते हैं जहाँ पे साबिक अपोजिशन लीडर और रहनुमा एमक्यूएम राना अंसार ये कहती हैं कि सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया, हम शोर मचाते रहे और अब वक्त आ गया है कि अपने हुकूक छीन लिए जाएं। एमक्यूएम भारी अक्सरियत से इक़्तिदार में आए और सिंध के अवाम की बेहतर तर्जुमानी करेगी। उबैदुल्ला सिद्दीकी जो कि इन दिनों कराची में ही हैं और हम देख रहे हैं कि वो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, तो उन्होंने इनके साथ भी बात की है। सुनिए क्या कहती हैं ये। असम्बली में जो अपोजिशन लीडर रही हैं उन्होंने तवाना आवाज़ पेश की है, कराची का मुकदमा पेश किया। हमारे साथ मौजूद अपोजिशन लीडर, साबिका अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली राना अंसार साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनी तौर पर सिंध बड़ा टेक्निकल महाज है आप लोगों के लिए, फिर सिंध असम्बली में जहाँ पीपल्स पार्टी 15 साल से हुकूमत कर रही है, वहाँ कराची के लिए रोज़ आवाज़ उठाना, शोर शराबा भी करना। अब इस शोर शराबे से आगे का कुछ काम करना है या सिर्फ हमने शोर शराबे में ही गुम हो जाना है? देखिए, शोर शराबा जो होता है वो शोर शराबा जायज़ वाला होता है। वो निशानदही होती है उन इलाकों की, उन जगहों की कि जहाँ पर आप कह रहे हैं कि सब अच्छा है और हम कह रहे हैं सब अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो चीखो पुकार इसलिए होती है कि सामने वाला सुन नहीं रहा होता है, और जब सुन नहीं रहा होता है तो उसके पास एक ही हल होता है कि या तो शोर किया जाए, या मुज़ाहमत की जाए, या मुतालबा किया जाए। तो अगर उस सीट्स पर बैठे हैं तो वो सीट्स पर हम भी इलेक्शन जीत कर आए तो सामने वाला भी इलेक्शन जीत कर आया है, तो आवाम बहुत तवक्को रखती है और वो चाहती है कि हमारा मुकदमा वहाँ पर किसी भी इलाके का वहाँ लड़ा जाए। तो शोर से कुछ नहीं होगा, छीनने का वक्त आ गया है। तो ये आपने छीनना कैसे है? कराची में क्लीन स्वीप करके 18 सीटें लेके और फिर ये सीटें ले जाके मुस्लिम लीग नून के पलड़े में वज़न डाल के, या इस बार वाकई कराची वालों को सड़कें मिलेंगी, गटर के ढक्कन मिलेंगे, पानी मिलेगा, या आपको सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचाने का ही सामान है हम लोग? देखिए, नहीं, ये वाली बात नहीं है। ये भी बहुत कम लोगों को ये इज़्ज़त मिलती है कि वो इस दरवाज़े पर आते हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान के दरवाज़े पर आते हैं। वज़ीर आज़म का सिलेक्शन वो इधर से ही हो रही है। हमारे मतलब आपको इलेक्शन कहना चाहिए था। सिलेक्शन आपका वज़ीर आज़म, आपको जब जीतने की ज़रूरत होती है तो आपको एमक्यूएम ही याद आ रही होती है। आपको आपकी जमात ने मुश्किल में नहीं डाल दिया था? ऊपर जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें मुआहदा करके पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हुए थे और नीचे सिंध असम्बली में आपको अपोजिशन में बिठा दिया, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल सी पोजीशन थी। क्यों किया आपके साथ ये एमक्यूएम ने? नहीं, मेरे लिए, या एमक्यूएम ने कराची वालों के साथ ये क्यों किया? नहीं, एमक्यूएम ने पूरे सिंध के लिए बहुत अच्छा सोचा और एक खातून को रिप्रेजेंट किया, तो ये तो बहुत काबिल। नहीं, एक तरफ हुकूमत, एक तरफ अपोजिशन। दूसरी बात ये है कि एक तरफ हुकूमत, ये आपने देखा होगा कि इससे पहले पीटीआई की हुकूमत थी और एमक्यूएम पाकिस्तान उसके साथ जॉइंट थी, लेकिन जब जमहूरियत पर बात आती है और जब पाकिस्तान की बका पर बात आती है तो फिर खड़ा नहीं हुआ जाता, उससे अलहदगी इख्तियार की जाती है कि पाकिस्तान है तो हम मैं और आप हैं और हमारा मुल्क है तो हम सब हैं। तो जब आप देखा कि
एक जॉइंट एक PDM बनाई गई और इस PDM में मुख्तलिफ़ जमातों के साथ साथ MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के साथ एक एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट यही था कि जो कराची के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो शहरी इलाकों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियाँ हैं, वो उनको किया जाए, पूरा किया जाए। दूसरा लोकल बॉडीज़ यानी बल्दियाती। चलें वो तो अब अगली हुकूमत पे चला गया ना, देखते हैं वो आपके साथ क्या करते हैं। वो भी क्या देख, आप देख रहे हैं सब कुछ है, क्या ही होता है। तो फिर अब देखिए सिंध के अंदर जब आप आते हैं, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुसलसल इंतजार में, इस बात पे खत्म कर देते हैं। नहीं इंतजार में तो देखिए, इंतजार पहले हमारा मैंडेट छीन कर किसी और को दे दिया गया। अब जो है वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। पक्की बात है, हम जीतेंगे। आपकी भी बात हो गई है। बात तो क्या होगी, एक इंसान को अवाम पर पूरा भरोसा होता है, अवाम पे भरोसा है, क्योंकि अवाम कल भी MQM के दिलों में बसी हुई थी और MQM कल भी अवाम के दिल में थी और आज भी है और हमेशा 8 फरवरी को देखते हैं क्या होता है। 9 फरवरी को जश्न मनाएंगे मैं और आप। चलें, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पे है और सियासी जमातों के जोड़ का सिलसिला भी जारी है। उबैदुल्ला सिद्दीकी से भी हम राब्ता करेंगे और जानेंगे कि कराची की सियासत में हो क्या रहा है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची की सियासत की बात कर रहे थे। उबैदुल्ला सिद्दीकी जो कि कराची में मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कराची में एक्चुअल हो क्या रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वो निहाल हाशमी और राना अंसार के साथ मौजूद थे और गुफ्तगू भी हमने सुन ली है। उबैद, आपको आवाज़ आ रही है? कैसे हैं आप उबैद? अल्लाह का शुक्र सवेरिया, मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? कैसा चल रहा है दी न्यूज़ रूम? बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप बताएं कि स्टूडियोज़ को मिस कर रहे हैं? कराची की सियासत में बहुत ज़्यादा तो नहीं खो गए आप? नहीं, मेरी पूरी नज़र है और पूरे दिन मैं इस प्रोसेस का हिस्सा रहता हूँ और जब नहीं भी होता तब भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं कंट्रीब्यूट करता रहूँ। तो खैर कराची की सियासत में गहमा गहमी तो बिल्कुल गहमा गहमी भी ऐसे है। और अभी कुछ देर पहले जब हम गुफ्तगू सुन रहे थे राना अंसार की, MQM की अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो MQM अपने आप को कह रही है कि जी कराची के हम असल वारिस हैं, सिंध के हम असल वारिस हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि MQM जो है वो इस्तेमाल हो रही है, नून लीग MQM को इस्तेमाल कर रही है और कराची या सिंध के असल वारिस तो अवाम है। देखें, पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर यह बात दुरुस्त कर रही है कि अवाम जो हैं वो वारिस हैं, लेकिन उस अवाम को कोई ओनरशिप भी देता है और एक अरसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस चीज़ की ओनरशिप लेती रही कि ये शहर उसका है और यहाँ के अवाम उसके हैं और वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अब वो दोबारा वापस आए क्योंकि 2013 में जो उनकी पोजीशन थी वो 18 में नहीं थी, डैमेज उन्हें हुआ और अब 2024 के इंतखाबात में वो ये कहते हैं कि हम अपना शहर अपने लोगों को वापस करेंगे क्योंकि हम हकीकी तर्जुमान हैं। अच्छा, सिंध में मजमूई तौर पर अगर आप बात करें तो हैदराबाद की सीट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहती है, हैदराबाद की जो नशस्तें हैं। उसके अलावा मीरपुर में इनका वोट बैंक है, सखर में भी वोट बैंक है। मेरी जो मुलाकातें हुई हैं उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मैंने पूछा था ये कि आप इतना जल्दी इंतखाबी इत्तेहाद कैसे कर गए या आप क्यों जाकर बैठ गए नून लीग की झोली में, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, हमारा कोई मुआहिदा नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है। सीट एडजस्टमेंट की अलबत्ता नून लीग कोशिशें कर रही है। वो इसलिए कि हमारा जहां पॉकेट्स में वोट है, मीरपुर के अलावा सखर में जो हमारा वोट है, उनका ये कहना था कि हम इस पोजीशन में कि हम 10,000, 20,000 या 50,000 वोट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नून लीग के लिए, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि कराची के जो हल्के हैं उसमें हम किसी को आने नहीं देंगे। यानी कराची के हमारे जो 18 हल्कों की वर्किंग है वो 18 क्लेम करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कम से कम 13 से 15 के बीच में वो कामयाब हो जाएंगे और उनकी वर्किंग यहाँ पर है। अब इस्तेमाल कौन किसके हाथों हो रहा है ये कहानियां सबको पता होती हैं। तो कराची में मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कितना है और क्या वाकई फिर इसी वजह से अलायंस बनाया गया है MQM के साथ मुस्लिम लीग नून ने? देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून का कराची की तरफ आना या सिंध की तरफ आना, इसमें मसला ये नहीं है कि नून लीग का वोट बैंक कितना है। नून लीग का अगर यहाँ पर वोट बैंक होता तो नून लीग अपनी सीट एडजस्टमेंट्स नहीं करेगी। आपने निहाल हाशमी साहब को सुना, वो ये कहते हैं कि हम 60% ये वाली सीट रीगेन कर लेंगे, 70% वो वाली कर लेंगे। यानी वो ये भी नहीं कह सकते अभी कि वो ये सीट जीत जाएंगे। उसकी वजह ये है
कि नून लीग का जो वोट बैंक है वो पॉकेट्स में है, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था या यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का है या मलीर और दीगर हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। यही वजह है कि वो सिंध की तरफ है। अच्छा, सिंध की तरफ आने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले बाकी जगहों पर जाकर मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देती है, चैलेंज करती, तो मुस्लिम लीग नून ने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि वो पीपल्स पार्टी के गढ़ में आके, घर में आके, जहां 15 साल से उनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, वहां आके उनको चैलेंज करें। इसी सिलसिले में जीडीए को साथ में ला रहे हैं। वो लोग साथ बैठ रहे हैं जवेरिया, जो लोग कराची के डायनामिक्स को जानते और समझते हैं, वो हैरान हो रहे हैं कि एक ही मेज पर शाही सैयद बैठे हुए हैं एएनपी के, उसी मेज पर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, मुस्तफ़ा कमाल हैं, फारूक सत्तार हैं, उधर इमरान इस्माइल भी आ गए। वो इमरान इस्माइल और वो महमूद मौलवी जो यहाँ का वोट बैंक, मुत्तहिदा का वोट बैंक तोड़कर वोटर को अपनी तरफ ले जाके कौमी असम्बली तक पहुंचे थे। तो अब कौन इस्तेमाल हो रहा है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, ये बातें तो पुरानी हो गई हैं। अच्छा उबैद, और ये भी अब तनकीद हो रही है ना कि सब इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, तो अवाम किस पे ट्रस्ट कर पाएगी? और आप अगर कराची में मौजूद हैं, कराची की हवाएं क्या कहती हैं? इंतखाबात का फुल माहौल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको? इंतखाबात का यकीनन माहौल है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, बल्दियात में उनकी नुमाइंदगी है, तो वो अपने तय कोशिशें कर रहे हैं। और ये कोशिशें आप कह लें कि 1 साल पहले से शुरू हो चुकी थी, जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और फिर बाद में इलेक्टेड मेंबर के तौर पर वो सामने आए। तो कराची में तरक्याती काम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये मैसेज दे रही है कि इस शहर की तरक्की हमसे है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है कि इस शहर की तरक्की हकीकी गिनती से है, मरदमशुमारी से है, फिर मजबूत बल्दियात से है। दूसरी तरफ एक खामोश वोटर है जवेरिया। एक खामोश वोटर वो है जिसने 2018 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उस वोटर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जितवाया। और यहाँ से आपको इमरान इस्माइल, अली जैदी, फैसल वावडा, दीगर लोग इलेक्शन में नजर आए। अब वो वोटर इंतजार कर रहा है 8 फरवरी 2024 का। तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई, मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब चेयरमैन बदल गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जो हैं वो मुख्तलिफ हो गए हैं, शायद आगे चल के धड़ेबंदी भी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? उनका कहना था कि जी हम ग्रेटर कॉज के लिए जिसकी आवाज आएगी हम उसे वोट दे देंगे। तो एक फ्रैक्शन वो है जो 8 फरवरी के दिन का इंतजार कर रही है और जहां उसे मुनासिब लगेगा, और उसको मुनासिब पीपल्स पार्टी नहीं लगती, उसको मुनासिब नून लीग नहीं लगती, एमकेएम भी नहीं लगती, इस्तेकाम वाले भी उन्हें बुरे लग रहे हैं। तो जहां की उनको आवाज आएगी वहां पे वो वोट बैंक जाता हुआ नजर आएगा। डिपेंड करता है कि उस दिन कितनी आज़ादी है और क्या मामलात में आसानी है। बिल्कुल ऐसे ये देखना अब यही होगा कि 8 फरवरी को क्या होता है, कराची की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि हम देख रहे हैं एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो, हर जमात ये दावा करती नज़र आ रही है कि हमारी बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। लेकिन देखना यह है कि 8 फरवरी को फैसला क्या होता है, क्या वही फैसला होता है जो ये सियासी जमातें चाहती हैं या कोई अपसेट हो सकता है। उबैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे हम हर रोज़ कराची की सियासत पे बात करते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कराची की फ़ज़ाएँ क्या कह रही है और इंतखाबात की गहमा गहमी कराची में कैसी है। आगे बढ़ते हैं हम न्यूज़ रूम में और बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की, जिसकी मुस्तकली के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी भी दे दी गई है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूरी मुतफ़िका राय से हुई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन इजलास हुआ और जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रहे हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी जो कि हमने आपके साथ शेयर की। न्यूज़ रूम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ दीगर इश्यूज़ पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। हेडलाइंस आपने जान ली हैं। सियासी मंजरनामे की एक बार बात करेंगे फिर से, जहां पे हर रोज़ नई मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, कुछ नई हिकमत अमली भी हमें नज़र आ रही है। आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं और उससे पहले की सियासी हलचल हम देख रहे हैं। सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पर है। मेल मुलाकातों में नवाज शरीफ साहब और मौलाना की जो मुलाकात हुई है, इस हवाले से बात करेंगे। मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई, क्या उमूर ज़ेरे गौर रहे और इसके साथ साथ अब 1-on-1 मुलाकात भी
तय पाई है। क्या सियासी मंजरनामे पर इस मुलाकात के असरात होंगे और क्या फैसले इस मुलाकात में हुए हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कराची की सियासी गहमा गहमी भी उरूज पर नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, तमाम ही दावेदार सिंध और कराची के नज़र आ रहे हैं। एक दूसरे पर तनकीद भी हो रही है। क्या बातें हो रही हैं ये भी हम जानेंगे, लेकिन लाहौर का रुख करेंगे जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से गुर्दे निकालने वाला एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है। ये मामला क्या है और ये गिरोह किस तरह से कार्रवाई करता है, इस पे भी हम अब बात करेंगे। मुल्क की मशरत की भी बात करेंगे, गज़ा की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी हम इस आर में बात कर लेते हैं एक अहम पेशरफ्त की, जो कि साइफर केस में हुई है। आपको हम बताते चलें कि साइफर केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। साबिक चेयरमैन PTI पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर की गई है। शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म लगाया जाएगा। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। मुल्जिमान में चालान की कॉपीज तकसीम की गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की और मुल्जिमों के वकला, अहले खाना और मीडिया के नुमाइंदे भी कमरा अदालत में मौजूद रहे। साइफर केस से मुताल्लिक ये लेटेस्ट अपडेट थी। अब फर्द जुर्म 12 दिसंबर को आयद की जाएगी। समाअत को 12 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से, मेल मुलाकातों के हवाले से, मुशावरत के हवाले से, तो जनाब सरबरा JUI फे और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आज मुलाकात हुई है। दोनों जमातों के वफूद भी इस मुलाकात में शरीक थे और इस मुलाकात में आम इंतखाबात से मुतालिक जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गुफ्तगू हुई। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक फार्मूले पर भी गौर किया गया। सूबों में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियाँ भी बनाने से मुतालिक बात हुई। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की अब वन ऑन वन मुलाकात भी एक तय हो चुकी है। अब इन दोनों की एक वन ऑन वन मुलाकात भी होने जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। पूरी तरह से इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरानों से निकालेगी। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी हम बाज़ जगहों पे यानी इलेक्शन अलहाक जो है, अलायंस जो है, उसके ऊपर तो शायद कोई अभी बात कोई इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं और वो जिन जमातों से भी मुमकिन हो सकती है उसके ऊपर बातचीत हो भी रही है और आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर पेशरफ्त हो सकती है। मुस्लिम लीग नून जो कि आम इंतखाबात की तैयारियों में हमें पूरी तरह से मसरूफ़ अमल नज़र आ रही है। पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में पार्लिमानी बोर्ड का आज दूसरा इजलास हुआ है, जिसकी सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने की है। रावलपिंडी डिवीज़न के चारों अजला अटक, रावलपिंडी और चकवाल और जेहलम के कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के 126 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए गए। रावलपिंडी डिवीज़न में कौमी असम्बली की मजमूई तौर पर 11 जबकि पंजाब असम्बली की 23 नशस्तें हैं। पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी के डिविजनल कोऑर्डिनेटर परवेज़ रशीद की सरबराही में बनाए गए सब पार्लिमानी बोर्ड की टिकट्स की सिफारिशात पर भी गौर किया गया है। तो ये दूसरा इजलास हुआ है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में, जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ मौजूद थे, सदर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे और इंटरव्यूज़ भी किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में 2 अहम नामजदगियाँ कर दी हैं। इख्तियार वली खान को खैबर पख्तूनख्वा का यूथ कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है, जबकि बैरिस्टर जैदुल्ला खान को MSF खैबर पख्तूनख्वा का कोऑर्डिनेटर नामजद किया गया है। चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की जानिब से 2 अलग अलग इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। तो 2 अहम नामजदगियाँ हुई हैं जिनके बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तैयारियों के हवाले से तो हमने आपको बताया 2 अहम नामजदगियाँ भी हो गई हैं। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ये कहते हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। नून लीग की ग्राउंड पर पोजीशन अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इलेक्शन का मुतालबा कर रही है और इलेक्शन में इत्तेहाद बनते रहते हैं। पंजाब में किसी से भी बातचीत हो सकती है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हर जगह से भरपूर मुकाबला करेगी, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना उन्होंने बनाया और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून लग रहा है कि इलेक्शन से भाग रही है। साथ साथ अलायंस के हवाले से उन्होंने बात किया है कि किसी भी वक्त कोई भी अलायंस हो सकता है। गुफ्तगू सुनिए। मुस्लिम लीग नून पे तनकीद कर रही है पीपल्स पार्टी और ऐसे में शर्जील मेमन ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागती हुई नज़र आ रही है।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ये कहते हैं कि अवाम को इंतखाबात के मकासद को समझ कर वोट देना होगा। पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर समझने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। हर आदमी, हर लीडर, हर जमात वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह मैं बाकी सारे कुछ भी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी अवामी कुव्वत है, ताकत है, हर जगह मौजूद है, हर घर में मौजूद है, हर महल। इतनी कुव्वत से आपने बाहर निकलना है कि पीपल्स पार्टी के वो मुखालफीन जो कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में कमजोर हो गई है, उनको एक वाशगाफ अल्फाज में एक मैसेज आपने देना है, एक पैगाम देना। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। सिंध हुकूमत में जो हुकूमत आई वो निगरान नहीं। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा ही देख रहे हैं। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि अगर इंतखाबात शफाफ ना हुए तो बहरानों में मजीद इजाफा हो जाएगा। निगरान हुकूमत का में इंतजार है, क्योंकि जो हुकूमत आया नहीं है उस पार्टी के मफादात की निगरान नजर आती है। निगरान हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ये कहते हैं कि MQM हमेशा दीगर जमातों के हाथों इस्तेमाल होती आई है और नून लीग MQM को इस्तेमाल करना चाहती है। मुस्तफ़ा कमाल के आने से MQM का वोट बैंक जो बचा था वो भी तबाह हो गया। इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ा कमाल की तकरीर का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। उनकी गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे और कहा गया है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की जानिब से कि MQM हमेशा दीगर जमातों के हाथों इस्तेमाल हुई है। MQM हमेशा इस्तेमाल हुई है सारी जमातों के हाथों। आज एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून MQM को इस्तेमाल करना चाहती है कि इस वक्त बदकिस्मती से MQM जो है वो PSP माफिया के नरगे में है। मुस्तफ़ा कमाल के आने से मैं ये समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत वोट बैंक बचा था, जो शायद उनको वोट दे देता इसलिए कि ये बची खुची MQM है, वो भी फारिग हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि एक पार्टी को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और बड़े वसूख से कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। बाकी पार्टियां अवाम में आना नहीं चाहती क्योंकि उनसे सवाल होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी को किसने ठेका दिया कि कह रहे हैं कि वो सिंध के असल वारिस हैं। सिंध के वारिस सिंध के लोग हैं, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलते हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बात कर लेते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जल्दबाजी ना करें, लोग मौशी तौर पर परेशान हैं। ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर सब मुत्तफिक हों। इलेक्शन तो एक और हो जाएगा, इलेक्शन कुछ दिन डिले हो भी जाता है तो मुझे नहीं पता आइन इसकी कितनी इजाज़त देता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है इस शहर कराची का। उसके साथ साथ सेंसस कंप्लीट हुआ, उसको किस तरीके से इस नए इलेक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इलेक्शन वो हो जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो, जल्दबाजी ना की जाए। माशी बहरान का शिकार है इस मुल्क में। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम देने में नाकाम हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आगाह करने का फ़ैसला कर लिया है। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस। इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ़ौरी तौर पर 17 अरब रुपये दरकार हैं। तो इस सिलसिले में अब फैसला किया गया है। कमीशन को रकम की फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी ख़जाना की एक मुलाकात हुई है और फ़ंड्स रिलीज़ करने के हवाले से इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई है। रवा माली साल के बजट में जो आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, वज़ारत ख़जाना की जानिब से अब तक 10 अरब रुपये मुहैया कर दिए गए हैं और बाकी रकम की फराहमी बग़ैर किसी माकूल जवाज़ के तातुल का शिकार नज़र आ रही है। सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल्लाह बोस्तान ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को जितने फ़ंड्स दरकार होंगे 1-2 रोज़ में वो फराहम कर दिए जाएंगे। 2 दिन तक सर कब तक फंड रिलीज कर रहे हैं? कब तक सर 17 अरब मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले, सर कितने देंगे? सर 2 दिन में कर देंगे सर, जो देगा सर कितने टोटल वो जो जितनी उनकी नीड होगी
कब तक करेंगे सर? इस सब पे बात करने के लिए डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आदिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सियासी सूरत हाल पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ख़बर है वो ये है कि जो बजट के हवाले से, अच्छा, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभी राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक जानिब हम देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी, दूसरी जानिब जो मुख्तस रकम थी वजारत ख़जाना की जानिब से वो नहीं मुहैया की गई है अभी तक आम इंतखाबात के लिए। तो ये हो क्या रहा है और 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रही है उसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? क्योंकि तमाम सियासी जमातें ही मुतहरिक नज़र आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो या कोई और जमात, तमाम मुतहरिक हैं। वजारत ख़जाना जो है वो आम इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम देने में लेकिन नाकाम नज़र आ रही है। उसकी तैयारी कहाँ पे गई? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को आगाह करने का फ़ैसला कर लिया है। माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जबकि अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए फ़ौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार है। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, अब ये जो मामला ज़ेर गौर है बजट के हवाले से, आपको लग रहा है कि ये मामला बस 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा? क्योंकि आज यकीन दहानी करा दी गई है वजारत ख़ज़ाना की जानिब से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी हुई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो काफ़ी अरसे से इस मामला उसने टेकअप किया हुआ था और हैरत अंगेज़ तौर पर जो है वजारत ख़ज़ाना ने जो है फ़ंड्स रोके हुए थे। हालांकि ECC में जो है इसकी अप्रूवल हो चुकी थी, और तो वजारत ख़ज़ाना को अब तक जो है फ़ंड रिलीज़ कर देने चाहिए थे। और अब चूँकि मामला टेकअप हुआ है और ये बड़ा सीरियस नोयत का मामला है, 17 अरब रुपया फ़ौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए या इलेक्शन के मामलात को आगे चलाने के लिए, क्योंकि आगे जो है वो बैलेट पेपर की छपाई है और दीगर जो मामलात हैं वो उसने पाया तकमील तक बर वक्त होना है, तो उसके लिए फ़ंड फौरी ज़रूरत पे चाहिए। अब कमिटमेंट तो की है वजारत ख़ज़ाना ने कि वो बर वक्त उनको अगले 1 से 2 दिन में जो है फ़ंड जारी कर देंगे। अब देखते हैं कि वजारत ख़ज़ाना अपनी इस कमिटमेंट पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। चूँकि ये ऑलरेडी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी टेकअप हुआ है और उस पर चीफ जस्टिस एक वाज़ा डायरेक्शन दे चुके हैं, और इससे पहले वो इलेक्शन कमीशन को और प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी भी उन्होंने डाल दी थी कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बर वक्त इलेक्शन करवाते। और अब इस मौके पर अगर हुकूमत की तरफ से कोई जो है वो ताख़ीर की जाती है फंड्स के रिलीज़ करने में, तो यकीनी तौर पर ये इलेक्शन की ताख़ीर में या इस तरह की कोई भी हर्डल क्रिएट करने पर जो है जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आएगी। अब देखते हैं कि मामला कितनी जल्दी रिजॉल्व हो सकता है। सामने आया है अब इससे वो जो र्यूमर्स थी कि हो सकता है अगर कोई गैर मामूली हालात होते हैं तो इंतखाबात थोड़े आगे जाएंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है, मुस्लिम लीग नून चाहती ही नहीं है कि इंतखाबात हों, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर बजट टाइम पर रिलीज नहीं होता तो इंतखाबात थोड़े आगे चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ऐसा। ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, निगरान सेटअप को लाया ही इसीलिए गया था, और अगर वो उसमें अपने ताखीरी हरबा को इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पर अकाउंटेबल इसमें होंगे। ये सिर्फ इस बुनियाद पर इलेक्शन जो है वो आगे नहीं जा सकता, उसके लिए किसी और किस्म के हालात हैं। जैसे हमने 2013 में देखा कि 2008 में देखा जब बीबी की शहादत हुई थी, तो उस वक्त ऐसे मुल्क में हालात हुए थे जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो उसमें ताख़ीर करनी पड़ी थी। तो अब खुदा न खास्ता मुल्क में फ़िलहाल तो ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिसकी वजह से इलेक्शन में ताख़ीर हो। इलेक्शन की जो ताख़ीर है उसकी वजूहात की बात करें तो हर रोज़ हम देख रहे हैं कि जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है, मेल मुलाकातें हो रही हैं, और स्पेशली ऐसे में मुस्लिम लीग नून हमें बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। मौलाना साहब से आज जो उनकी मुलाकात हुई है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात हो सकती है, और एक 1-on-1 मुलाकात भी अब तय हो गई है मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान। हमने अब इसी प्रोग्राम में इस बात का जो है वो इम्कान जाहिर किया था कि जो फितरी इत्तेहाद हो सकता है दो बड़ी पॉलिटिकल जमातों में, वो JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि दोनों प्रो स्टैब्लिशमेंट उनका जो है माजी रहा है। सिर्फ जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया था उस वक्त इन दोनों जमातों का बिहेवियर तब्दील हुआ था, लेकिन इस वक्त दोनों जो है वो इत्तेहाद इसलिए बेहतर अंदाज में लेके आगे चल सकती हैं क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर JUI की बड़ी
बड़ी मजबूत पोजीशन है। केपी के अंदर भी उनकी पोजीशन मजबूत है और अंदरून सिंध के अंदर भी जो है वो JUI वो आज खुद तो बहुत कोई बड़ा मार्का नहीं मार सकती, लेकिन वो इत्तेहाद कर ले अगर मुस्लिम लीग नून और दिगर जो वहाँ पे जमातें हैं, छोटी जमातें हैं, उनके साथ इत्तेहाद करे तो अंदरून सिंध के अंदर भी बड़ी कई सीटें निकालने में कामयाब हो सकता है ये इत्तेहाद। तो अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है उसमें बलोचिस्तान के अंदर नून और JUI की मखलूत हुकूमत नज़र आ रही है, और केपी में भी JUI और मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत नज़र आ रही है। मरकज़ में आप देखते हैं कि उनकी किस तरह से एडजस्टमेंट होती है कि मरकज़ में मौलाना की ख्वाहिश है कि वो सदर ममलिकत अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं या मुस्लिम लीग नून का कोई भी जो है उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर बनता है तो JUI की आप देखते हैं कि वो कितनी सीटें निकालने में कामयाब होती है। इससे पहले मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से जो है वो JUI इलेक्शन लड़ती रही है एक इत्तेहाद बनाकर दीनी जमातों का, तो अब वो मुस्लिम लीग नून के साथ करेगी तो उसमें उसको कितना फ़ायदा होता है, मरकज़ में कितनी वो सीटें लेने में कामयाब होती है, और जो उनकी नजरें हैं ऐवान सदर की तरफ तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। देखना तो ये होगा कि अपने मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी अलायंस बनता है तो दोनों पार्टीज अपने अपने फायदे देख रही होती हैं। आदिल, एक और अलायंस जो कि MQM और नून लीग के दरमियान बना है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग मुत्तहिदा को इस्तेमाल कर रही है और मुत्तहिदा हमेशा इस्तेमाल होती आई है और इस बार भी मुत्तहिदा इस्तेमाल हो रही है। जो ट्रम्प कार्ड होता है वो हमेशा मुत्तहिदा के पास एक थोड़ी सीटें होती हैं, लेकिन अगर मखलूत कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत ना ले तो उसमें मुत्तहिदा की पोजीशन हमेशा से जो है वो जो है एक अच्छी पोजीशन में होती है, ब्लैकमेलिंग पोजीशन में होती है, वो हुकूमत का हिस्सा रहती है। कोशिश यही करती है कि वो हर पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई थी तब उनका हिस्सा थी, नून लीग के साथ वो हुकूमत का हिस्सा रहे। इस वक्त उनका जो प्रॉब्लम है वो कराची है, और कराची पिछली दफ़ा जो है तहरीक इंसाफ के पास चला गया था, तो उसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पहले बिखरा हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो वहाँ पर बलदियाती इलेक्शन हुआ तो उसमें एक बड़ी हाफिज नईम रहमान की वजह से एक बड़ा अच्छी पोजीशन में जमात इस्लामी का वोट बैंक देखना ये होगा कि कराची की आवाम को कौन सी जमात राम करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल जो अलायंस हो रहे हैं उस पर यकीनन तनकीद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस वक्त धड़ाधड़ मुलाकातें कर रही है और अलायंस के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डायरेक्टर नॉर्थ आदिल हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। इंट्रा पार्टी के नाम पर जो ढोंग रचाया गया, PTI को आइन के मुताबिक ना चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। PTI के बानी रहनुमा अकबर शेर बाबर की जानिब से कहा गया है। साबिक चेयरमैन PTI के नाम उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा है कि जाली इलेक्शन की वजह से PTI मजीद खतरात से दो चार हो गई। ये बुनियादी तकाजे किसी भी इलेक्शन के जो है वो पूरे ही नहीं किए गए और एक इलेक्शन का नाटक रचाया गया। मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि फिल फॉर इस इलेक्शन को, इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया इसको कलअदम करार दें और फौरन एक शफाफ इलेक्शन कमीशन इसकी तश्कील दी जाए, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में भी एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ज़ियाउल मुस्तफ़ा, नसीम, जुल्फ़ी बुखारी और फरागोगी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस जिसमें अब नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सियासी सूरत हाल आपने जानी, इसके साथ साथ कुछ केसेस की हमने बात की, लेकिन अभी हम मईशत की सूरत हाल आपको बताते हैं और स्टॉक मार्केट में बताएं कि नई बुलंद तरीन सतह 62,912 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट ने कायम कर ली है। मार्केट 801 पॉइंट्स के इजाफे से 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुई है। दिन भर मजमूई तौर पर 387 कंपनीज़ के शेयर्स में कारोबार हुआ। 248 कंपनी के शेयर्स की कीमतों में इजाफा जबकि 120 के शेयर्स में कमी भी वाक़या हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता होकर 284.97 से कम होकर 284.53 पर बंद हुआ है। तो ये है स्टॉक मार्केट की सूरत हाल।
जबकि महंगी गैस ने कराची की छोटी बड़ी सनतों को ताले लगवा दिए हैं। तमाम छोटी और बड़ी सनतें आज बंद रहीं, एक्सपोर्ट के यूनिट भी नहीं खुलेंगे। शहर भर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन में हड़ताल कर दी गई है और इसके बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। महंगी गैस की वजह से कराची की जो सनतें हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही हैं। इंडस्ट्रियल जोन में हड़ताल के बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए हैं और इसकी वजह है महंगी गैस की फराहमी। जबकि तनख्वाहों के मामले पर मेयर पेशावर जो है वो उनके दफ्तर में गोलियां चली हैं। वेलकम बैक टू द न्यूज़ रूम। अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग के खिलाफ अहम इकदाम सामने आया है। गैर कानूनी इनवाइसिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मुआहदों का फ़ैसला किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए मफाहमत की याददाश्त का मुसवदा भी तैयार कर लिया गया है। यूएई, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और अफ़गानिस्तान से मुआहदे भी किए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। जबकि वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए मुसवदे भिजवाए जाएंगे। दरामदी पार्टनर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कायम होगा। दरामदात में अंडर और ओवर इनवाइसिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। तो अंडर इनवाइसिंग और ओवर इनवाइसिंग के ख़िलाफ़ ये एक अहम इकदाम है जो कि सामने आया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, नून लीग ने मौशी बहाली का रोड मैप तैयार कर लिया है। मौशी मंशूर से मुल्की मसाइल हल करने का अज़्म किया है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी की तजवीज़ पर पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। जज्बाती बयानात से नहीं, इक़दामात से मईशत बहाल होगी। अवाम महंगाई से निजात और मौशी खुशहाली चाहते हैं। रोज़गार मुहैया करके गुर्बत का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। नून लीग ने मौशी बहाली का रोड मैप भी तैयार कर लिया है। मौशी बहाली जो कि इस वक्त मुल्क को नागुज़ीर है, नून लीग ये दावा कर रही है कि मौशी बहाली का रोड प्लान तैयार कर लिया है। अभी हम लाहौर से एक ख़बर शामिल करते हैं जहाँ पे नौकरी की तलाश में 80 अफराद गुर्दों से हाथ धो बैठे। नौसरबाजों ने नौकरी के नाम पर एक घिनौना खेल किया है। मुतासरा शख्स ने पैसे ना मिलने पर इसका भांडा फोड़ दिया है। पुलिस की मुतासरा शख्स की निशानदही पर कार्रवाई, 3 मुलजिमान को धर लिया गया है। रज़ा, लियाकत और जुल्फ़िकार इनके नाम हैं। मुलजिमान का ज़रूरतमंद अफराद को नौकरी दिलाने का बहाना बनाकर 80 अफराद के गुर्दे निकालने का इंकशाफ सामने आया है। जबकि दौरान तफ्तीश ये बताया गया कि ज़रूरतमंद अफराद को इस्लामाबाद ले जाया जाता है और वहाँ पे गुर्दे निकलवाए जाते हैं। पुलिस हुकाम ये कहती है कि मुलजिम शहरियों को डॉक्टर आदिल नामी शख्स के हवाले करते थे। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिमान चंद लाख रुपए के एवज गुर्दा बेचने के लिए उन्हें कायल करते थे। तो ये एक घिरौना धंधा है जो कि शुरू किया जा रहा था। एसपी सदर सिद्रा खान और एएसपी और एसएचओ उनसे तफसीलन जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। हमें 2 तारीख को एक एप्लीकेशन मौसूल हुआ था अकरम नामी शख्स की, एंड विद इन 48 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह एएसपी साहब और एसएचओ सतुकतला उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और वी वर एबल टू एप्रीहेंड वो लोग जो मेन फैसिलिटेटर थे लाहौर में, रज़ा नामी, जिसके साथ 2 और लोग थे, लियाकत और जुल्फ़िकार, वो इन्वॉल्व थे। वो लोगों को तकरीबन 80 से 90 लोगों को उन्होंने नौकरी का झांसा दे के उनके मेडिकल के बहाने ये गुर्दे उनसे निकलवाए इस्लामाबाद में। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेन फैसिलिटेटर्स जो लाहौर में मेन ऑपरेट करते थे उनको अरेस्ट कर लिया, उन पे एफआईआर हो गई है और इंशाल्लाह उनको कैफे कर। एएसपी रायविंड भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल उनसे जानते हैं कि किस तरह टीम की सरपरस्ती करते हुए मुलजमान को पकड़ा गया। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली उसमें इस्लामाबाद में कुछ नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, वो इस पूरे रैकेट को सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं। फिर हमने अपनी रेटिंग टीम्स तश्कील दी और जो 3 मेन फैसिलिटेटर्स हैं, लियाकत, जुल्फ़िकार और रज़ा मसीह, इनको हमने अप्रहेंड किया और अभी मज़ीद हमारी इंटेरोगेशन और वर्किंग जारी है और हम जो आगे का रैकेट है उसको भी ब्रेक करेंगे। एसएचओ हाशिम, एसएचओ सतुकतला जहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया उससे भी जानते हैं। जो मेन मरकज़ी मुलजमान थे उनको हमने पकड़ लिया और हमने एफआईआर दर्ज करके अब हम इससे आगे, अभी ये पहली सीढ़ी है जैसे एसपी साहब ने बताया, हम इससे आगे जो है अब जा रहे हैं कि जो मेन बंदे हैं जो इसको ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला दे वुड बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस सब पे बात करने के लिए शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। शराज, ये मामला क्या है? हमने सुन भी लिया पुलिस क्या मौक़िफ़ अपना रही है, लेकिन कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से ये गिरोह पकड़ा गया? यानी ये लोगों के लेके जाते थे, उन्हें पैसे भी नहीं देते थे और गुर्दे निकाले जा रहे हैं।
जी बिल्कुल जवेरिया, ये बड़ी तफसील से सुनने वाली बात है कि अकरम नाम का एक इश्तहारी जो है वो सत्तू कतला के SHO हाशिम ने उसको हिरासत में लिया। जब उसकी हालत ख़राब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसका गुर्दा जो है वो निकल चुका है। जब तफ्तीश की गई तो उसने ये इंकशाफ किया, ये उसी इश्तहारी ने ये इंकशाफ किया कि इस्लामाबाद में 80 से ज़ायद अफराद जो लाहौर से ले जाए गए उनके गुर्दे निकाल लिए गए हैं। अब यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि उसमें से 62 अफराद वो हैं जिनको नौकरी का झांसा देकर वहाँ पर ले जाया गया और उन्हें ये कहा गया कि आपको नौकरी वाले, लेकिन उससे पहले आपका मेडिकल करवाया जाएगा। वहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है जो पुलिस ने तफ्तीश के दौरान बताया, वहाँ पर 6 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक टीम है जो इन सब के जिन्होंने गुर्दे निकाली और जब गुर्दे निकालने के बाद इन तमाम अफराद को 1,50,000 रुपया दिया गया। अब यहाँ ये बड़ी काबिल जिक्र बात है कि 15 से 20 साल पहले भी लाहौर के 3 बड़े प्राइवेट अस्पताल जो है उनके मालकान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे और ये सिलसिला तब से ही जारी है। जो साबिक वजीर आजम है शहबाज शरीफ, जब वो वजीर पंजाब थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी रखा था कि अब जो इस तरह गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पेवंदकारी करेगा उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन ये सिलसिला अभी भी जारी है। जिस तरह ये जो गिरोह 4 रुकनी पकड़ा गया है, उन्होंने ये बताया कि लाहौर से 80 अफराद सिर्फ लाहौर से गए हैं। अच्छा शराज, इस तरह के वाकयात ऑन एंड ऑफ रिकॉर्ड होते रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह के वाकयात में कुछ तो वो अफराद होते हैं जो इंटेंशनली अपना गुर्दा बेचते हैं, बेरोजगारी की वजह से या कोई वजह होती है, उन्हें पता होता है कि ये गुर्दा हमारा निकाल रहे हैं और उसके बदले हमें पैसे मिलेंगे। ये जो 80 अफराद हैं, क्या इंटेंशनली इनके गुर्दे निकाले गए या जिस तरह से आप बता रहे हैं मेडिकल चेकअप के झांसे में आके उनके बस गुर्दे निकाल लिए गए और उनको ना पैसे मिले और ना उन्हें बताया गया? जी बिल्कुल, ये इनके तरीके वारदात मुख्तलिफ हैं। जिस तरह फैसलाबाद की एक खातून को जब बुलवाया गया तो उसको बाकायदा एक फॉरनर के साथ निकाह की वीडियो बनाई गई कि मैं अपने खामन को गुर्दा देना चाह रही हूँ। चूँकि जो SOPs बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें यह है कि कोई भी ब्लड रिलेशन वाला जो है वो गुर्दा दे सकता है। तो इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो इस तरह की कई हरबे हैं उनके पास। अब उसके बाद उसको 35,000 रुपया देकर ये कहकर वहाँ से भगा दिया गया कि पुलिस का छापा पड़ गया, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उसने IG पंजाब को जब दरख्वास्त दी तो इंक्वायरी की गई तो उसी खातून को बुलाकर 2,35,000 रुपया उसी डॉक्टर की तरफ से देकर चुप करवा दिया गया। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ हीले बहाने और बहुत ही इनके पास तरीकेकार हैं। लेकिन जब तक जो बाअसर मुल्ज़मान है, जो पुलिस ने भी इंकशाफ किया है कि कई इस्लामाबाद के बड़े इसके पीछे तो शराज, इसको लीड कौन कर रहे हैं और गिरोह के कितने लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं अब तक? अभी चंद हफ्ते पहले हरबंशपुरा के इलाके से भी इसी तरह का गिरोह पकड़ा गया था और वो भी डॉक्टर इस्लामाबाद के थे। अब ये तो IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को इनिशिएटिव लेने वाली बात है और वजीर आला पंजाब इस पे इनिशिएटिव लें और उनको गिरफ्तार करवाएं। जब तक ये सारे डॉक्टर गिरफ्तार नहीं होंगे और इनको जेल में नहीं भिजवाया जाएगा, अगर जैसे ये 4 अफराद पकड़े गए, इसी तरह के सैकड़ों आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक इस गिरोह का सरगना नहीं पकड़ा जाता तब तक इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहेंगे। शराज निसार, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात इस केस के हवाले से बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम कुछ मौसम की सूरत हाल आपको बताते हैं। पंजाब में आलूदगी की बढ़ती शरह बेकाबू हो गई है और लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है, सांस लेना मुश्किल हो गया है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार के मरीज़ों में भी इजाफा हुआ है, जबकि कराची में भी आलूदगी के डेरे हैं। आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया है। शेखुपुरा, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग का राज बरकरार है। तो ओवरऑल अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो यहाँ पे बहुत ही बुरी सूरत हाल है। फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि खांसी, ज़ुकाम और गले ख़राब की जो बीमारी है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही और यही कहा जा रहा है कि जब तक बारिशें नहीं होती हैं ये सूरत हाल इसी तरह से रहेगी। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बात करते हैं, जिनकी मुस्तकली के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नामजदगी की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूरी मुतफ़िका राय से हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन अपनी सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएगा। इससे पहले हम स्मॉग की बात कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मॉग से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को 10-10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर समाअत की। DG माहौलियात समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। DG माहौलियात ने अदालत को बताया कि महकमा माहौलियात ने जो फैक्ट्रियाँ सील की हैं, इंडस्ट्री मालिकान ने
खुद से उन्हें डीसील कर दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी माहौलियात को मुखातिब करते हुए ये रिमार्क्स दिए कि डीजी साहब अफसरान को बता दें, अगर किसी के इलाके में आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री काम कर रही हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मॉग से मुतालिक दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई है। अदालत ने पानी ज़ाया करने वाले घरों को 10,000 जुर्माना करने का भी हुक्म दिया है, जबकि कमर्शियल कनेक्शन को पानी बेदरेग इस्तेमाल करने पर 20,000 रुपये जुर्माना करने की हिदायत भी कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग के हवाले से दरख्वास्तों पर यह समाअत हुई, जिसके हवाले से हम आपको बता रहे थे। दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया है। उन्होंने ये जवाब मौक़िफ़ अपनाया है कि 2 आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएँ। जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भी भिजवा दी गई है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। 3 रुकनी कमेटी को ये जवाबी कॉपी उन्होंने इरसाल कर दी है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद बट ये कह रहे हैं कि नैब किसी को तंग नहीं हिफाजत करेगा, सिर्फ एक चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। हर एक को डराना शुरू कर देंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा, उनकी जानिब से सवाल किया गया। उनकी गुफ्तगू सुनिए। राजदारी के साथ ये हमारे बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हम गैर ज़रूरी तशहीर से इजतनाब करेंगे। इवन जो मुल्ज़िम है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, सीवी स्टेज के ऊपर, इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, और कोशिश करेंगे इवन इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। और हम तो ये भी कोशिश करें कि मुल्ज़िम को मुल्ज़िम ना कहा जाए बल्कि उसको रिस्पोंडेंट कहा जाए। कोई फर्द वाहिद, कोई एक सिंगल अदारा इस मुल्क को करप्शन से आज़ाद नहीं कर सकता। डीजी नैब लाहौर ने करप्शन को मुआशरे के लिए ज़हरे कातिल करार दे दिया है। अमजद मजीद ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि हर माह खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, लोगों की शिकायत का अजाला किया जाता है। इस साल 3.5 अरब रुपए की रिकवरी भी की है। करप्ट नासर से बरामद रकम मुतासरीन को दी जाएगी। ये करीबन 3.5 की आज रिकवरी का आगाज हो रहा है। ये पैसे और ये प्रॉपर्टीज नैब ऑलरेडी रिकवर कर चुका है और आज से हम इसकी डिस्बर्समेंट शुरू कर रहे हैं। तो इस डिस्बर्समेंट में हुकूमत पंजाब के हवाले से 10 प्रॉपर्टीज चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दी जा रही हैं, जिनकी मालियत 436 मिलियन यानी 43 करोड़ 60 लाख रुपया है। इसी तरह वजारत हाउसिंग इस्लामाबाद के हवाले से भी नैब ने कुछ प्रॉपर्टीज को मुजरमान से जब्त किया है, जिनकी मालियत 20 करोड़ रुपया है, और उनके नुमाइंदे भी आज ये प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हमसे वसूल करें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।